नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज न्यूज नाइट में हमारा फोकस रहेगा बालासोर ट्रेन हादसे पर, क्योंकि अब केंद्र ने इस पर कह सकते हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर ली है। यानी अब सीबीआई जांच होगी कि बालासोर ट्रेन हादसा क्यों हुआ। साथ ही आज न्यूज नाइट में हम उन तमाम कारकों की भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ और क्या कारण रह सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे विशेषज्ञ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उस सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। रेल मंत्री ने कहा हादसे की तह तक जाने के लिए लिया बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड ने कहा 3 नहीं, सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई थी दुर्घटना की शिकार। प्रथम दृष्टया सिग्नल के कारण हुई होगी समस्या। बालासोर दुर्घटना के बाद युद्ध स्तर पर मरम्मत अभियान जारी। यातायात के लिए बहाल की गई डाउन मेन लाइन। देर शाम तक 2 लाइनें बहाल होने की संभावना। रेल मंत्री ने बुधवार सुबह तक ट्रैक के पूरी तरह बहाल होने की जताई उम्मीद। बालासोर रेल हादसे के बाद जारी मरम्मत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर। पीएम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर मरम्मत कार्य में हुई प्रगति की ली जानकारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पीएम मोदी को फोन कर ताजा हालात की दी जानकारी। ओडिशा के मुख्य सचिव के अनुसार ट्रेन हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की हुई मौत, 1100 से अधिक घायल। 78 मृतकों के परिजनों को सौंपे जा चुके हैं शव। मृतकों के परिजनों को अब तक करीब 3 करोड़ रुपए का दिया जा चुका है मुआवजा। बालासोर रेल दुर्घटना के घायलों का तेजी से उपचार जारी। दिल्ली से विशेष विमान से भेजी गई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स भुवनेश्वर में की समीक्षा बैठक। सभी घायलों का बेहतरीन उपचार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा सेवा परमो धर्म के वाक्य को अम्मा के संस्थान ने किया चरितार्थ। संस्थान अब तक गरीबों के मुफ्त इलाज पर 800 करोड़ से अधिक रुपए कर चुका है खर्च। गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का किया गठन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में होगी जांच। आयोग 6 महीने के भीतर सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटाने की अपील की। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जताई गई प्रतिबद्धता। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने महामारी से निपटने के लिए तेजी से काम करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में तय की गई भारत की प्राथमिकताओं पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत। आइए शुरुआत करते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की खबर से। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और रेल मंत्री ने भी यही कहा है कि इस हादसे की तह तक जाना होगा, जिसके लिए सीबीआई जांच की बात की गई है। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 ट्रेनों की टक्कर नहीं हुई है बल्कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस ही दुर्घटना का शिकार हुई है। और आज की गई एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड ने इस हादसे के तमाम पहलुओं को सामने रखा। और साथ ही ये सवाल जो बार बार उठाया जाता रहा है कि क्या कारण रहा इस दुर्घटना का, तो इसके को भी स्पष्ट करते हुए रेलवे बोर्ड ने आज ये बात कही कि प्रथम दृष्टया
सिग्नल के कारण हो रही समस्या एक सामने नजर आता है, लेकिन जब तक कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सिक्योरिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है और अब सीबीआई जांच होगी। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर उठ रहे तमाम सवालों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए रविवार को रेलवे बोर्ड ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे पर विस्तृत जानकारी दी। इस हादसे के पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर रेलवे बोर्ड की सदस्य ऑपरेशंस जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्री ने शुरुआती जांच में सिग्नलिंग के कारण हादसा होने के संकेत दिए हैं। हालांकि सुरक्षा आयुक्त की जांच पूरी होने के बाद ही पुख्ता जानकारी साझा की जाएगी। भारतीय रेल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था का प्रयोग होता है और ये सिग्नलिंग का फेल सेफ सिस्टम है, लेकिन कोई भी मशीन फेल हो सकती है और ऐसी आशंका कभी भी हो सकती है। प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। सीआरएस की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। बालासोर रेल हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड ने कुछ अहम बिंदु सामने रखे हैं। प्रथम दृष्टया सिग्नलिंग में गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ। एक्सीडेंट 3 ट्रेनों का नहीं था, केवल एक ही ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना के समय सिग्नल ग्रीन था। रेलगाड़ियां तय गति सीमा पर चल रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे और यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। 2 मेन लाइन पर कुछ सेकंड की दूरी पर कोरोमंडल और यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। हादसे का पूरा असर कोरोमंडल एक्सप्रेस पर हुआ। यशवंतपुर एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बे ही चपेट में आए थे। वहीं रेलवे की ओर से आम जन से इस बात का आह्वान किया गया है कि यदि हादसे में प्रियजन हैं तो किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें। रेलवे के अधिकारी हर संभव मदद पहुंचाएंगे। हादसे में शामिल परिजनों के पहुंचने, रहने, खाने और आवागमन की सुविधा दी जाएगी। वहीं ये भी कहा गया है कि हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि का वितरण जारी है। अब तक 285 मामलों में 3 करोड़ 22 लाख से अधिक मुआवजा दिया जा चुका है। जहां तक रेस्क्यू की बात करते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स तक जाना, क्योंकि सभी परेशान हैं अपने परिचितों के लिए कि वो सही है कि नहीं, किस हॉस्पिटल में है। इसके लिए यहाँ पर एक 139 कॉल सेंटर है। यहाँ पर हमारे 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव हैं जो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। ये सब कनेक्टेड हैं, जितने भी रेलवे में हेल्पलाइन खुली हुई हैं, जितने कंट्रोल ऑफिस हैं, और हर शिकायतकर्ता का जो भी जिसका भी है नंबर नोट करके जब तक कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाती है तब तक ये यहीं रहेंगे। हादसे की जांच कर रहे नोडल अधिकारी रेलवे सुरक्षा आयुक्त की ओर से जानकारी दी गई है कि 5 और 6 जून सोमवार और मंगलवार को सुबह 9 बजे से साउथ इंस्टीट्यूट खड़गपुर में मामले की जांच को लेकर एक खुली बैठक की जाएगी और इस घटना से जुड़े सभी रेल कर्मचारी या आमजन जो अपना बयान देना चाहते हैं या कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। जहां एक और सरकार की ओर से राहत, जांच और इस मार्ग पर रेल यातायात बहाल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं इस रेल हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिटायर्ड जज की निगरानी में समयबद्ध तरीके से जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने की मांग की गई है। याचिका में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। साथ ही जांच समिति में तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने की भी मांग की गई है। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने आज इस बात को भी सामने रखा है कि रेलवे लाइनों के मरम्मत का काम किया जा रहा है और रात 8 बजे तक 2 लाइनों से गाड़ियां धीमे धीमे गति से आने जाने की भी उम्मीद है। और खबर यह भी आ रही है कि एक ट्रेन के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि देर रात तक 2 ट्रेनों की आवाजाही यानी अप एंड डाउन लाइन लिंक्स वहां पर आवाजाही शुरू हो सकती है। यानी रेस्टोरेशन का काम भी तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। ओडिशा में भीषण रेल हादसे के बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात मरम्मत के कार्य में जुटे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहकर इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने रात भर चले मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहे। अधिकारियों का बड़ा अमला भी घटनास्थल पर बहाली के काम को देख रहा है। जितनी भी बोगी पलटी थी उनको हटा दिया गया है। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटनास्थल पर 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें भी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा क्रेनों को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टरों से समन्वय कर रहे हैं। रेलवे
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए बताया कि डाउन मेल लाइन को आज 12:05 पर ठीक कर दिया गया, जिससे ट्रेनों का परिचालन हो सके। बुधवार की सुबह तक लाइन को पूरी तरह से बहाल कर देने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पीएम मोदी को फोन कर ताजा हालात की जानकारी दी। रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। इस बीच ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बालासोर रेल हादसे के मृतकों की संख्या के बारे में नई जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस हादसे में मृतकों की संख्या 275 है, न कि 288। इस आंकड़े को जिलाधिकारी के द्वारा फिर से जांच करने के बाद बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 275 मृतकों में से 78 शवों की पहचान की जा चुकी है। 275 और वो 275 से 78 जो डेड बॉडीज है, मृतक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को ये सौंप दिया गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर रेल हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स भुवनेश्वर के वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए दिल्ली से विशेष डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे पर चर्चा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बैठक की। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर पहुंची है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भद्रक अस्पताल का दौरा कर घायलों का हाल चाल जाना। रेल मंत्री ने बताया कि भद्रक के सरकारी अस्पताल में करीब सभी मरीजों की अपने परिवारों से बात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। भद्रक हॉस्पिटल में अभी आकर सभी पेशेंट्स से बात की, करीब सभी पेशेंट्स को अपने परिवार से बातचीत हो चुकी है, उनका संपर्क हो गया है। भद्रक मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुचारू तरीके से सबकी सेवा की है, सभी पेशेंट्स की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत की और चिकित्सकों के साथ भी परिस्थिति पर चर्चा की। घायलों के परिजन अस्पताल में चल रहे इलाज और उन्हें दी जा रही सुविधा से संतुष्ट दिखे। आपको हमारा कोई सहयोग की आवश्यकता हो या तो कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के लिए 1, 2, 3 चीजें करने की आवश्यकता हो तो आप अवश्य अभी सामने रख सकते हो, ताकि हम आने वाले दिनों में और लोगों को बचा पाए। बालासोर के डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी तरफ से हर संभव मदद मिली। एनडीआरएफ के 300 बचाव कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। The response was prompt and effective is what I can say. The community was amazing in their response and their large-heartedness in sharing their food. They were serving water to my rescuers while they were working, and they have donated blood in large numbers. I think community has done a wonderful job. विभिन्न अस्पतालों में 1175 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ज्यादातर घायल मरीजों की हालत स्थिर है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की
अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक दुखद रेल हादसा, लेकिन सरकार का प्रयास है कि सभी यात्रियों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। और ओडिशा में रेल हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। बालासोर अस्पताल के बाहर के दृश्य कैसे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हम इस वक्त मौजूद हैं घटना स्थल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बालासोर शहर के अंदर, जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजन जो हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो अपने लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस स्थिति में है, कैसे उनका इलाज किया जा रहा है। और तमाम जो एजेंसीज है भारतीय रेल की ओर से हो या फिर जो स्वयं समूह सहायता जो वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो लोग उनको मदद कर रहे हैं। कुछ जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्थानीय लोग और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कैसे सेवा कर रहे हैं। जो परिजन हैं उनको उनके लिए खाने की आप देख सकते हैं जो व्यवस्था की गई है। ये सब्जी है और जो ट्रेन ट्रेजेडी हुआ था उन नज़दीक संपर्क किया उस लोगों को और पेशेंट को, और जो बगल में जितने सारे हैं खाने के लिए उन लोगों के लिए सफिशेंट बना रहे हैं। जो परिजन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। कब से आप लोगों ने यहाँ पे ये कैंप लगाया? परसों रात से यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले जेंट्स लोग थे, हम कल सुबह से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बालासोर से लोकल है, सुनट से आए हैं यहाँ, बालेश्वर के सुनट से लोकल है। हाँ, सब चिड़िया पुल उड़े सब आजू बाजू सब कोई रहते हैं। तो कुछ आप लोग इसके लिए शुल्क पैसे भी ले रहे हैं या निःशुल्क? नहीं, ये निःशुल्क हम लोग का खुद से परिवार है, वो श्याम परिवार सारा ये चीज कर रहा है। हाँ, तो अभी आप लोग कब तक ये करेंगे? जितना जब तक हो सकता है, बाबा का आशीर्वाद हम लोग कर पा रहे हैं। क्या है ये TPNODL? TPNODL एक टाटा पावर का संस्था है। टाटा पावर का नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड। ये उड़ीसा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको 4 कंपनी बनाई गई है। तो एक कंपनी है TPNODL, ये नॉर्दर्न एरिया दिखती है। हमारे अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। आप लोग का जो काम है इलेक्ट्रिक का है और आप ये हॉस्पिटल के अंदर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सोचे कि हमारा एक जो टाटा ग्रुप का फिलोसफी के तहत, जो आप जानते होंगे कि कम्युनिटी सर्विस टाटा ग्रुप का एक बहुत महत्वपूर्ण एक एथिकल एक कोड रहा है। तो उसी के तहत हम लोग डिसाइड किए कि जो लोग यहाँ पे इंजर्ड है वो तो है, लेकिन जो लोग उनको देखने के लिए, मिलने के लिए आ रहे हैं, वो बहुत उनका तकलीफ हो रहा है। गर्मी में कहीं थोड़ा एक बोतल पानी भी मिल जाए, ग्लूकोन डी मिल जाए, कुछ बिस्किट मिल जाए तो प्रोवाइड करें। यहाँ पे जैसे हम पानी की बोतल देख रहे हैं, पानी की बोतल है, हम पानी सेवा कर रहे हैं, ग्लूकोन डी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में लंच का भी अरेंजमेंट करेंगे। और कब से हैं आप लोग? सबसे पहले जैसे हमको हादसा के खबर मिला, हमारा एक बहुत वरिष्ठ DGM साहब हैं, उनका भी देहांत हो गया उसमें, और 2 हमारे एम्प्लॉइज़ का इंजर्ड हुए और एक और जूनियर एम्प्लॉई है, उनका भी देहांत हो गया। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे रश कर गए उस साइट पे। हमारे जितने भी मेडिकल सर्विस यूनिट है, 4 हेल्थ यूनिट है एम्बुलेंस टाइप का, तो उसका हम सहारा दिए और DG सेट के जरिए लाइट वाइट लगा दिए ताकि उन पे जो भी रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें कुछ सपोर्ट मिले। और रात भर हम वो किए। उसके बाद जैसे ही देखे कि बॉडी लाए जा रहा है, कुछ डेड बॉडीज़ लाए जा रहा है नोसी में, और यहाँ पे कुछ इंजर्ड है, तो हम कल सुबह से ये डिसाइड किए कि हम जो लोग हम देखे कि बहुत सारे लोग परेशान। ये निःशुल्क दे रहे हैं? नहीं, शुल्क पुल का कुछ नहीं, ये हमारा सेवा है, सर्विस है। ऐसे और भी कई जगह हैं जहाँ पर कि जो स्थानीय लोग हैं, कई सारी जो कंपनी है, कई सारे जो यहाँ के सहायता केंद्र है, वो लोग मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक मानवीय पहलू कहेंगे इसे कि जिस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय जिस तरीके से पूरा यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, तो उसके साथ साथ स्थानीय लोग, टाटा ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है और लोगों की मदद कर रही है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बालासोर। इस रेल हादसे का एक मानवीय पहलू है ये, लेकिन जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो ऐसे तमाम मार्मिक दृश्य हमारे सामने आते हैं जो हम सबका दिल कचोटते हैं। और बालासोर रेल दुर्घटना की बात करें तो इसका शिकार होने वाले में कई बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल पर बिखरी
पाठ्यक्रम की पुस्तकें दिल दहलाने वाला मंजर पेश करती हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक ने भी ऐसा ही नजारा देखा। रेल दुर्घटना कितना बड़ा, कितना भयावह, कितना विभत्स है, ये तो आप तस्वीरों में कई बार देख चुके हैं। लेकिन जो अब इसको रिस्टोरेशन का काम है वो फिलहाल जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। ये OHE को लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल वैन है, स्पेशल वैन है, इसे यहाँ बुलाया गया है, वो डिजाइन कर रही है। ट्रैक, जो नए ट्रैक डाले जा रहे हैं, साथ साथ जो बोगियां हैं 21 बोगियां उनको हटाया जा चुका है, मालगाड़ी की बोगी को हटाया जा चुका है। यहाँ पर बोगियों को की हालत आप देखिए, जिन्हें शिफ्ट किया गया है। ये इस तरफ ट्रैक है और इस तरफ जो है बोगियों को, इनको भी बाद में जो इनको भी हटाया जाएगा। कितना विभत्स रहा होगा ये जब दुर्घटना हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं तमाम जो रेस्क्यू की टीम है वो भी यहाँ पर आप दिख रहा है, जो उन्होंने भगवान की तरह आकर के उन लोगों को बचाया, नहीं तो शायद कैजुअलिटी की जो संख्या है वो और भी ज्यादा होती। तमाम NDRF की टीम, फायर सर्विसेज की टीम, सभी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी ही मार्मिक तस्वीर है बच्चों की। देखिए बच्चों के किताब, जो बच्चे जा रहे थे ट्रेन से, उनके किताब यहाँ किस तरीके से बिखरे पड़े हैं। उनमें से उनके कई लोगों के, उनकी आइडेंटिटी को भी यहाँ पे तलाशा जा रहा है कि किसका है, कौन सा बच्चा है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये बहुत ही छोटी जो है बच्ची है, सोनाली है, ये जो है ये रूपाली का है। ये सभी बच्चे जो है ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बादल राज, उन लोगों के जो आधार कार्ड है, उनको उनके जो बैंक के जो डेबिट कार्ड है, किताबें हैं, वो यहाँ पे किस तरीके से बिखरा है। खिलौना देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि बच्चों के लिए जो खिलौना होता है, उनके जो कपड़े होते हैं, उन कंबल, ये सब उनके हैं। और कितना मार्मिक रहा होगा ये जब पूरा हादसा हुआ होगा, कितनी सीख निकली होगी लोगों की। और इसके पीछे जो है, जो रूट काउज है, उसे भी रेल मंत्री ने कहा है वो पता लगाया जा चुका है, और जिसका भी हाथ है इसके पीछे उसे सख्त से सख्त सजा भी दिया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है उन घायलों का इलाज किया जाए, और साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसे पूरा किया जाए। और तब तक रेल मंत्री भी यहीं पर रहेंगे। उनका कहना है कि बुधवार सुबह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक इस रूट के ऊपर रेलगाड़ी नहीं दौड़ जाती तब तक वो लगातार यही कैंप करेंगे और इस पूरे जो ये रिस्टोरेशन का काम है उस पर नजर बनाए रखेंगे। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, बालासोर। तो कई ऐसे मार्मिक दृश्य हमारे सामने आए हैं, जिनमें से एक आपके सामने अभी हमने प्रस्तुत किया। लेकिन अब हम आपके सामने ये तस्वीर पूरी रखना चाहेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कैसे कोई मेन लाइन से ट्रेन लिंक लूप में पहुंच सकती है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, इसे एक बार इस तस्वीर के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन की एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि इसमें 4 लाइनें हैं। बहनागा बाजार स्टेशन है ये, बालासोर से 25 किलोमीटर दूर है ये, और यहां पर 2 लूप लाइन है जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आप देख सकते हैं, और बीच में जो 2 लाइनें हैं ये मेन लाइनें हैं, जिसमें से अप लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जो चल रही थी, और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ जा रही थी। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है चेन्नई की तरफ जाते हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही थी, हावड़ा की तरफ जा रही थी। ये जो 2 ट्रेनें हैं ये बीच में मेन लाइन की ट्रेनें हैं, और नीचे आप देख सकते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं ये 2 लूप लाइंस हैं। यहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस जब जा रही थी तो ये इस लूप लाइन में डाइवर्ट हो गई। यहीं पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ यही कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से निकलना था, लेकिन ये मेन लाइन से क्योंकि रास्ता साफ था, सिग्नल ग्रीन था जैसा रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया है, लेकिन ये कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से गुजरने की बजाय ये लूप लाइन में घुस गई। और ये लूप लाइन में जब ये घुसी है तो यहां पहले से ही एक मालगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है। ये लूप लाइन है और ये लूप लाइन है, दोनों ही लूप लाइंस पर मालगाड़ियां खड़ी हुई थी। चूंकि ये मालगाड़ी लोहे से भरी, आयरन ओर से भरी हुई थी, बहुत भारी, तो इसके कारण जब ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इस रफ्तार से जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुसी और इससे टक्कर हुई, तो उस टक्कर के कारण सारा इंपैक्ट इस ट्रेन पर आया, क्योंकि ये
आयरन ओर से भरी हुई मालगाड़ी, इसको नुकसान नहीं हुआ, तो जो इंपैक्ट था उस टक्कर का वो सारा कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऊपर आया और यही कारण है कि ये डब्बे गिरे। और इसकी वजह से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, लगभग पूरी कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस था दोनों ट्रेनों के समय में। तो जब ये यशवंतपुर एक्सप्रेस दूसरी मेन लाइन से, इसके लिए भी सिग्नल ग्रीन था, इसलिए वो लगातार सीधे निकलती जा रही थी। मेन लाइन पे वो ट्रेनें होती हैं जिन्हें स्टेशन पे रुकना नहीं होता, लूप लाइन में उन ट्रेनों को रखा जाता है जिन्हें स्टेशन पे रोका जाता है। तो मेन लाइन को क्लियर रखने के लिए मालगाड़ियां लूप लाइन में थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जाते हुए वो लगभग पूरी निकल चुकी थी, सिर्फ आखिर के 2 डब्बे, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे डीरेल हुए तो आखिर के 2 डब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे के 2 डब्बों से इसके डब्बे टकरा गए, जिसकी वजह से सिर्फ 2 डब्बे उनके डीरेल हुए, पटरी से उतर गए। तो जब हम ये देखते हैं तो ये पाते हैं कि इस तरीके का एक रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का एक मंजर था और ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए रेलवे बोर्ड की ओर से इस बात को बार-बार स्पष्ट किया जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस, इन 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, ये कहना गलत होगा। हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ, जिसकी जांच इस वक्त जारी है और यह भी इस वजह से क्योंकि ये लूप लाइन में आ गई, मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में आ गई। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कदम रेलवे के द्वारा उठाए गए हैं जिससे कि हम इस तरह के हादसों को रोक सके, जिनमें से एक है इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम। जब हम इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं तो ये इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम के 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें मेन लाइन या लूप लाइन, यानी एक निर्णय लेना होता है कि ट्रेन को कहां से गुजरना है, मेन लाइन से निकलना है या लूप लाइन से निकलना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि रास्ता साफ है क्या, यानी कोई और ट्रेन या मालगाड़ी वहां खड़ी तो नहीं हुई। इन 2 निर्णयों के आधार पर यह इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम काम करता है और उसके बाद जब लॉक हो जाते हैं सिग्नल तो दोनों जो भी ट्रेनें जा रही हैं उनको वही सिग्नल मिलता है जो उनके लिए है। और इस केस में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल होता है और अगर लूप में कोई खड़ी है तो उनके लिए ग्रीन नहीं, उनके लिए येलो सिग्नल होता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, जो इस केस में भी रखा गया था, लेकिन हादसा हुआ जिसके लिए जांच जारी है। अगर हम देखें तो भारतीय रेल की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए भी दोनों में जो कोचेस थे, जो डिब्बे थे, वो भी आधुनिक डिब्बे थे। एक बार आपके सामने इस तथ्य को भी रखना चाहेंगे कि भारतीय रेल में अत्यधिक सुरक्षित LHB कोच सभी ट्रेनों में बदलने का काम हो रहा है, क्योंकि ये LHB कोच बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं। पहले कोच ICF कोच होते थे, लेकिन अब हम LHB कोच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संसदीय स्थायी समिति, जो रेलवे की सुरक्षा पर बनी हुई संसदीय स्थायी समिति है, उसने भी अपनी रिपोर्ट जब 2016 में दी थी तो उसने इन बातों को सामने रखा था कि 2003-4 से 15-16 इन सालों के बीच में अगर हम सर्वे, अगर रिसर्च करते हैं, आंकड़े उठाते हैं, तो हम पाते हैं कि पटरी से उतरना, इसके माध्यम से हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है रेल हादसों में। और LHB कोच जो हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो पटरी से ट्रेन उतरने पर भी हताहतों की संख्या बहुत कम होती है। वो इसलिए कि ये जो LHB कोच होते हैं आधुनिक तकनीक के बने हुए, ज्यादा आरामदेह, ज्यादा सुरक्षित, ये एक दूसरे पर ढेर नहीं होते। समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय रेल में सभी कोचेस को LHB में ही बदल दिया जाना चाहिए और इसके बाद 2018 से ICF से LHB में कोच बदलने का काम शुरू हुआ। इस हादसे को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर LHB कोच नहीं होते तो और ज्यादा गंभीर तस्वीर हमारे सामने आ सकती थी और इसीलिए LHB कोच के निर्माण को लेकर सरकार ने तेज रफ्तार काम करना शुरू कर दिया। 2018-19 में इनका निर्माण और इनको बदलने का काम शुरू हुआ, उत्पादन इनका शुरू हो गया। जब आप देख सकते हैं कि 2022-23 नवंबर 2022 तक के आंकड़े हमारे पास कि इस रफ्तार से लगातार इन LHB कोचेस का निर्माण शुरू हो गया और ये बदलने का काम लगातार तेज रफ्तार से चल रहा है। इस हादसे में जो 2 ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें हम जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी LHB कोचेस थे और जो यशवंतपुर एक्सप्रेस कोच जो ट्रेन थी उसमें भी जो 2 डिब्बे डेरेल हुए वो भी LHB थे और इस वजह से कहा जा रहा है कि ये हालांकि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े, जिसके कारण और हैं। इसलिए आपको हम आगे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, तमाम सुरक्षा मानकों के बावजूद अगर यह हादसा हुआ तो कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक सवाल जो लगातार उठाया जा रहा है, भारतीय रेल का कवच, ये जो कवच है, जो एक टक्कर रोधी प्रणाली है, यानी कोलिजन
एंटी कोलिजन है ये। ऐसे में ये पूरी तरह स्वदेश निर्मित प्रणाली है जिसको लेकर बहुत उम्मीदें दिखाई जाती रही हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि इस रूट पर क्यों नहीं है ये। हालांकि यह भी तथ्य है कि 34,000 किलोमीटर रूट को कवर करने का इस योजना के तहत प्लान है, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए आवंटित भी, बजट भी रख दिया गया है इसके लिए। दरअसल चुनौती बहुत बड़ी है। हर ट्रैक, हर लोकोमोटिव पर डिवाइसेस लगेंगे जिससे ये कवच काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर काम तेज रफ्तार से जारी है। 3,000 किलोमीटर के लिए टेंडर्स भी आवंटित हो गए हैं। प्रोडक्शन बहुत तेज रफ्तार करनी होगी। बहुत बड़ी तादाद है ट्रैक्स की और लोकोमोटिव्स की जिन्हें कवर करना होगा, और फंड्स भी बड़ी तादाद में लगेंगे। लगभग 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर के लिए कवच के लिए लगते हैं, एक आकलन जो सामने लाया गया है। लेकिन क्या कवच से ये रेल हादसा टल सकता था? ये एक बड़ा सवाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा रेलवे बोर्ड के द्वारा कहा गया कि 128 किलोमीटर की गति पर ट्रेन को रुकने के लिए लगभग 600 मीटर की दूरी जरूरी होती है। आप खुद सोचिए कि अगर आप तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कितनी इफेक्टिव क्यों ना हो, एक दूरी चाहिए जब तक कि गाड़ी रुकती है। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जब ट्रेन चलती है तो उसे 600 मीटर की दूरी लगती है उसको रुकने में, ब्रेक लगने में। कोरोमंडल एक्सप्रेस और लूप लाइन पर जो मालगाड़ी खड़ी थी, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुसी, मालगाड़ी और उस ट्रेन के बीच की दूरी मात्र 100 मीटर की थी। मेन लाइन पर चूंकि कोई रुकावट नहीं थी, इसी वजह से अगर कवच होता तो भी कोई अलर्ट नहीं होता, और जैसे ही वो लूप लाइन में घुसी, 100 मीटर की दूरी अगर अलर्ट होता तो भी वो ट्रेन इतनी जल्दी रुक नहीं पाती, क्योंकि उसे 600 मीटर की दूरी चाहिए रुकने के लिए। और इस वजह से कवच को लेकर जो बात की जा रही है वो तस्वीर हमने आपके सामने रखी है कि इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस लूप में घुसते ही चूंकि रेल मालगाड़ी 100 मीटर की दूरी पर थी, इस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस में अगर कवच लगा होता तो भी ये घटना एक इस तरीके की थी जिसमें इस तरीके का कवच का भी प्रैक्टिकली यूजफुल होना संभव नहीं था। ये इस तरीके से है जैसा आज रेलवे बोर्ड ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे अचानक चलती ट्रेन के आगे कुछ आ जाए तो ऐसे में ट्रेन को रोकना मुश्किल होता है, ट्रेन डीरेल हो सकती है। और इसी तरीके से तेज स्पीड की वजह से, बहुत कम दूरी की वजह से जब ये टकराए हैं तो डिब्बे डीरेल हुए हैं। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद रेलवे बोर्ड की विशिष्ट सदस्य जया वर्मा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिन्होंने आज बहुत विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तथ्यों को सामने रखा, कुछ और बिंदु जिन पर उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। और ब्रेक के बाद सीधे रुख करते हैं बालासोर का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जैसा कि कहा जा रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा सरकार की प्राथमिकता में है कि जो घायल हैं उनको इलाज दिया जाए और जो आवाजाही है उस रूट पर उसे भी बहाल किया जाए। तो इस वक्त रेस्टोरेशन को लेकर, इस आवाजाही को लेकर हालात कितने बदले हैं? कहा जा रहा है कि देर रात तक 2 रेल लाइनें काम करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल ममता, देखिए मैं आपको रिस्टोरेशन के बारे में सबसे पहले बोलूंगा। रेल मंत्री स्वयं मौजूद है, सुबह से मौजूद है, 2 दिन से मौजूद है, और इस तरीके से वहां पर पर्सनली तौर पर निगरानी कर रहे हैं कि जो काम है वो ऐसी कर, यानी रेक्टिफिकेशन का। पटरियां टूटी पड़ी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि रेल की जो पटरी होती है जो 160-50 मीटर लंबी होती है, वो जो है वो तकरीबन आधे टुकड़े में टूटी हुई पड़ी है। और इस तरीके से उनको बदलना, उनको ट्रांसपोर्टेशन करके वहां लेके आना, उनके नीचे का जो बेस एस्टिमेट है उसको लगाना,
इसके अलावा जो पुरानी जो गाड़ियां हैं, जो बोगियां हैं, उनको हटाना और साथ साथ में सारे उसके ऊपर ट्रायल करना एक बड़ी चुनौती। इतना आसान काम नहीं है, किया जा रहा है। और रेल मंत्री स्वयं निगरानी के उन्होंने बोला, दूरदर्शन न्यूज पे खास बातचीत में उन्होंने बोला भी कि जब तक कि पूरा रेस्टोरेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, मैं यहीं मौजूद रहूंगा, यहीं से सारा काम देखूंगा। पहली चीज तो ये हो गई, यानी रेस्टोरेशन जो है युद्ध स्तर पे इसका काम जारी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्पताल में जब हमने विजिट किया तो अस्पतालों के अंदर हमने देखा कि भारतीय रेल के जो उच्च अधिकारी है हर अस्पताल के अंदर मौजूद है। भारतीय रेल के जो विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर थे, वो वहां पे मौजूद है। और इंडियन आर्मी की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ के लोग मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, और जो स्थानीय लोग है वो तो मौजूद है ही। तो जो लोगों को ये तालमेल पहले शायद हमने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन देखा है, जो उनका विजन है, इसको लेकर स्थानीय लोग हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रेल मंत्रालय हो, समस्त जो भी कोऑर्डिनेशन तालमेल है, ये हमने शायद पहली बार देखा है। ग्राउंड जीरो पर इस तरीके का कुछ तालमेल हो सकता है, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन। नहीं तो आंकड़ा शायद ये 250 नहीं, 275 नहीं, ये बहुत ज्यादा होता, क्योंकि प्राथमिकता एनडीआरएफ की, इंडियन आर्मी की, एसडीआरएफ की, यूएसबीएफ की ये रही कि सबसे पहले जो लोग अभी वहां पर ठीक है उनको बाहर निकाला जाए, जो लोग मृत पड़े हैं उनको भी निकाला जाए, लेकिन उसके बाद निकालने के बाद वहां से प्रशासन के साथ जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों की मदद से, जिनको आप समझ सकते हैं किसी को ब्लड की जरूरत है, स्थानीय लोगों ने इतना ब्लड डोनेशन किया है जो शायद इतिहास में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसे दिन रास्ता में कभी नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना हूँ, जब सुबह हमने अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री से जब बात की तो उन्होंने इशारा किया कि ये जो एक हमने ग्राउंड जो रूट लेवल पे किसकी गड़बड़ी है उसको फाइंड आउट कर लिया गया। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत में इस बात बोली थी, और हमने उनसे कहा था कि सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपने ग्राउंड लेवल पे उसको फाइंड आउट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है, हमारा निर्देश है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी कि तकनीकी फेलियर को जो है हम इग्नोर कर सकते हैं, इसके पीछे एक बड़ी साजिश को देख सकते हैं, सबोटाज को देख सकते हैं, और शाम में जब रेल मंत्री इसको सीबीआई को सौंपते हैं तो इसका सिंपल मतलब है, यानी सीबीआई कौन सी केस देखती है? सीबीआई उन केसों को देखती है जिसके ऊपर की साजिश का हो, षड्यंत्र का हो, मानवीय पहलू जिसमें मतलब जहां पर लोग इन्वॉल्व होते हैं। सीबीआई कभी तकनीकी मामले को नहीं देखती, और आज तक भारतीय रेल ने भारतीय रेल का एक और चीज है कि भारतीय रेल अगर कार्रवाई करेगी तो अपने लोगों के अंदर ही, मिनिस्ट्री के अंदर ही करेगी। तो वो सीबीआई के तहत जब जाएगी तो तय से, यानी कि जमीन के नीचे से भी जो लोग इस साजिश के पीछे खड़े हैं उनको भी, उनका भी पर्दाफाश होगा, और उनके खिलाफ जो है, जो उनके खिलाफ जो है वो इंसाफ होगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, जाहिर है अभिषेक की जांच, रेलवे की भी आंतरिक जांच चल रही है, और ऐसे में सीबीआई को भी जांच दी जा रही है ताकि तथ्य क्या है, सच क्या है, वो सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बालासोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जुड़ते अपने मेहमान के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं जया वर्मा सिन्हा, जो मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट है रेलवे बोर्ड से। जया वर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं डीडी न्यूज पर। एक ऐसा अवसर है ये जब हादसे की बात हो रही है। हम भारतीय रेल को लेकर हमेशा बहुत गर्व महसूस करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है ये, और जिस रफ्तार पर इसका आधुनिकीकरण हाल फिलहाल में किया गया है, पिछले कुछ सालों में किया गया है, वो भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेकिन जो हादसा हुआ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात तो कही कि सिग्नल व्यवस्था में कहीं कुछ गड़बड़ी थी। तो पहले यही समझना चाहेंगे, एक आम व्यक्ति भी जो सोच रहा है वो यही समझना चाहता है कि आखिर ये सिग्नल व्यवस्था रेलवे की कैसे काम करती है। मैं सिग्नल व्यवस्था के बारे में इतना बताना चाहूंगी, साधारण भाषा में जिस तरह की हमारी सिग्नलिंग की व्यवस्था होती है वो फेल सेफ होती है, और उसका जो लॉजिक है वो इलेक्ट्रॉनिकली बना रहता है। जितने भी हमारे इंटरलॉक स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक स्टेशंस हैं वहां पर, जिससे कि उस लॉजिक के तहत कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट सिग्नलों द्वारा परमिट नहीं किया जाता है जिससे कि कोई हादसा हो सके। तो इस तरह की सिग्नलिंग प्रणाली
रूल्स और बहुत ही कड़े नियमों का पालन करके बनाई जाती है। और अब टेक्निक को इस्तेमाल करके, कंप्यूटराइजेशन को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करके एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम इंटरलॉकिंग का बनाया जाता है, जिससे कि स्टेशंस पर और रास्ते में ट्रेन्स जो हैं वो अपने अपने रूट पे सेफली चलते रहे और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं हो, जिससे कि कोई हादसा हो। जी जय जी, लेकिन ऐसे में जैसे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये मेन लाइन की ट्रेन थी जो लूप लाइन की तरफ चली गई, तो क्या ये जो सिग्नल व्यवस्था है जैसा आप बता रही हैं, क्या ये इतनी सही होती है, सटीक होती है कि रेल लाइन जो लूप लाइन की ट्रेन है उसको मेन लाइन का सिग्नल नहीं जाएगा, जो मेन लाइन पे चल रही है उसको लूप लाइन का सिग्नल नहीं जाएगा? क्या इस तरीके की व्यवस्था होती है? जी बिल्कुल, ये इसी तरह का होता है कि अगर सिग्नल मेन लाइन के लिए सेट है तो रूट भी मेन लाइन के लिए सेट रहता है और ट्रेन जो है वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। ये इस तरह की प्रणाली है कि इसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं और बहुत सारा इक्विपमेंट भी लगा रहता है, डिटेक्शन इक्विपमेंट लगा रहता है, जिसकी बेसिस पे ये इंश्योर किया जाता है कि जिस डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है रूट भी उसी डायरेक्शन के लिए सेट है जी। और अगर गाड़ी को रोकना है तो सिग्नल लाल हो जाता है। और ये भी रहता है कि ये फेल सेफ प्रणाली है कि मान लीजिए किसी वजह से अगर सिस्टम में कोई कमी आ जाती है या कहीं कोई फेलियर है तो सिग्नल जो है वो लाल हो जाता है, जिसका मतलब है कि ये फेल सेफ है और गाड़ियां रुक जाती है। तो ऐसे में ये बात भी कही गई कि जो ड्राइवर था, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो ड्राइवर है, उसने ये बात कही कि सिग्नल ग्रीन था। आपने कहा कि कहीं कुछ गलत अगर होता है, कहीं व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है तो सिग्नल रेड हो जाता है, लेकिन इस केस में ट्रेन ड्राइवर का ये कहना, कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर का ये कहना कि सिग्नल ग्रीन था, क्या दिखाता है? ये एकदम सही कहा है ड्राइवर ने, वो सिग्नल उसको ग्रीन ही मिला था। हम लोगों ने भी जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनसे चेक करके ये पाया कि वो सिग्नल ग्रीन ही था और रूट भी मेन लाइन के लिए क्लियरली सेट था। तो जहां तक प्रणाली का सवाल है तो उसके हिसाब से सब चीजें रेगुलर दिख रही हैं, सब चीजें सही दिख रही हैं और ड्राइवर का भी एक्शन एकदम कंप्लीटली करेक्ट है, क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल मिला था और उसको फुल स्पीड पे जाने की परमिशन थी। उसने अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखी थी कि उसको जितनी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे जाने की परमिशन है उससे वो थोड़ा सा कम ही था, वो 130 पे जा सकता था और वो 128 पे चल रहा था। 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी ट्रेन की। लेकिन जय जी, एक और बात होती है, क्योंकि एक होता है सिग्नल मिलना, दूसरा होता है कि जैसे हम अमूमन देखते हैं कि फिल्मों में भी देखते हैं कि कैसे ट्रेनें रास्ता बदलती हैं तो ट्रैक्स चेंज होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो जुड़ते हैं और ट्रेन को रास्ता मिलता है। क्या यहाँ पर ये बिंदु भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिग्नल ग्रीन था लेकिन उसके बावजूद अगर ये लूप लाइन में घुस गई है तो वो जो पॉइंट्स हैं जहां पे कनेक्शंस होते हैं ट्रेन को, जहां से रास्ता ट्रैक का मिलता है, वहां पर भी कुछ गलत हो सकता है? इस बात को भी जाहिर है कि जांच में लिया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, इसकी पूरी जांच करने के बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जरूर है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जो प्रणाली बनी है वो इस तरह की चीज को प्रिवेंट करने के लिए बनी हुई है और फिर भी ये हादसा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कोई और बहुत ही बड़ी कोई चीज है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ अंदेशा मिल रहा है, लेकिन चूंकि सीआरएस की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और अब जितनी भी चीजें हैं, हम जितनी भी बातें कह रहे हैं, वो सारा कुछ उस इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है, इसलिए एज एविडेंस हम लोग अभी उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। जी जाहिर है जय जी, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय रेल लगातार आधुनिक हो रही है, नई प्रणालियां विकसित कर रही है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है हर स्तर पर। ऐसे में इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं मानवीय पहलू भी होता है, एक मैनुअल फोर्स भी होती है, जो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति तो है जो काम कर रहा होगा। ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है हमारी मैन पावर की भारतीय रेल में?
ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। और ट्रेनिंग चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे हमारे स्टेशन मास्टर्स हो, चाहे हमारा सिग्नलिंग स्टाफ हो, सबकी ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रेलवे में ट्रेनिंग किए बिना किसी को ड्यूटी करने की परमिशन नहीं मिलती है। और अगर उनके रिफ्रेशर कोर्स भी अगर वो ड्यू हो गए हैं तो फिर उनको रोक के उनको वो जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं उनकी जानकारी को दोबारा रिवाइज करने के लिए वो भी दिए जाते हैं। तो क्या ऐसे में यह आश्वासन दिया जा सकता है देशवासियों को कि आधुनिकतम सिग्नल प्रणाली हम यूज कर रहे हैं और इसलिए जो व्यवस्था, जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है उसको लेकर कोई शक, कोई संदेह नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आप लोगों को याद होगा, कभी बहुत पहले रेलवे में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती थी और मैकेनिकल लीवर फ्रेम्स होते थे जिनको कि फिजिकली खींचना पड़ता था पॉइंट सेट करने के लिए और सिग्नल को लोअर करने के लिए। वो सारा कुछ जो है अब एलिमिनेट हो गया है। बहुत ही छोटे किसी स्टेशन पे किसी बहुत ही अनइम्पोर्टेंट या बहुत कम जिसपे ट्रैफिक है उस तरह की लाइन पे शायद अभी एक तो बचे होंगे, लेकिन जितने भी हमारे मेन रूट है जिसके ऊपर सारा ट्रैफिक चलता है, जितने भी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, वो सारे के सारे स्टेशंस जो है अब इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक हो गए हैं और वो पैनल इंटरलॉकिंग भी है वहां पे। तो ये सब कुछ एक बहुत ही रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका कि लॉजिक बहुत बार चेक होता है और वो सिस्टम जो है आई कैन ओनली से कि वो फिर से मैं यही कह सकती हूँ कि वो फेल प्रूफ सिस्टम्स हैं और वो लॉजिक जो है वो रूल्स के मुताबिक बने हुए हैं और बहुत रोबस्ट है। जी, तो शायद इसीलिए तह तक जाने के लिए ही रेलवे बोर्ड के द्वारा सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जया वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें न्यूज नाइट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है।
केरल के कोच्चि में स्थापित अमृता अस्पताल में अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। यह अस्पताल दक्षिण एशिया के प्रमुख अस्पतालों में से एक माना जाता है। केरल के कोच्चि में स्थापित अमृता अस्पताल अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के कोच्चि में अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। अमृता अस्पताल की स्थापना 1998 में अम्मा के रूप में दुनिया भर में जाने जाने वाली आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी ने की थी। 125 बिस्तरों के साथ ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। आज 1350 बेड के साथ एक दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन बना है। एक्सेलेंसी, इनोवेशन और साथ में साथ संवेदना के साथ पेशेंट केयर के प्रति समर्पित ये इंस्टीट्यूशन भारत के सभी सेवा केंद्रों में सबसे उत्कृष्ट केंद्रों में से एक है। मानवतावादी प्रयासों को साकार करते हुए अस्पताल ने अपनी स्थापना के 1998 से लेकर आज 2023 तक 20 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है। समारोह में संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, अस्पताल ने गरीब मरीज लोगों के जीवन में दिव्य प्रकाश भर नए जीवन को देने का काम किया है। 20 लाख गरीब लोगों की सेवा अमृता अस्पताल ने फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। इनके जीवन में एक नया दिव्य प्रगटाने का काम अमृता अस्पताल ने किया है और इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है। यही बताता है कि सेवा परमो धर्म के हमारे वाक्य को अम्मा के इस इंस्टीट्यूट ने किस प्रकार से चरितार्थ किया है। समारोह में अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में मृतकों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। परसों ही ओडिशा में एक रेल एक्सीडेंट में हमने कई लोगों का जीवन खोया है। वो दुर्घटना में जिन जिन लोगों की जान गई है और जो जख्मी है वो सभी के परिवारों के प्रति मैं मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। माता अमृतानंदमयी देवी द्वारा स्थापित अमृता हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। कोचीन में स्थित यह दक्षिण एशिया के प्रमुख अस्पतालों में से एक है, जो 12 सुपर स्पेशलिटी विभागों और 45 अन्य विभागों के साथ उच्चतम गुणवत्ता वाला इलाज देता है। दरअसल संस्थान द्वारा किए गए सेवा का दायरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में रहा। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान अम्मा के संस्थान ने 1200 से ज्यादा भूकंप प्रतिरोधी घरों का निर्माण करवाया। 2015 में नेपाल भूकंप, 2014 में जम्मू कश्मीर बाढ़, 2014 में फिलीपींस तूफान, 2004 में भारत श्रीलंका में आई सुनामी से विस्थापित हुए परिवारों के लिए अपने अनुयायियों के साथ मिलकर लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर आयोग के अन्य सदस्य हैं। जांच आयोग मणिपुर में हिंसा के कारणों, उसके फैलने, दंगों की जांच करेगा। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जांच आयोग ये देखेगा कि क्या किसी अधिकारी या व्यक्ति ने चूक या लापरवाही की है या नहीं। आयोग इन बिंदुओं पर भी जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी। इम्फाल में इस आयोग का मुख्यालय होगा। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया। निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर फिर से गिर गए, जिससे लगभग 100 मीटर तक पुल का हिस्सा ढह गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले भी 29 अप्रैल 2022 की रात में निर्माणाधीन पुल के 36 स्पैन ढह गए थे।
रविवार होने के कारण निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल का काम बंद था। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हैदराबाद में शुरू हुई। इसमें देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा देश में हेल्थ और वेलनेस के साथ साथ डिजिटल हेल्थ पर किए जा रहे कार्यों को रेखांकित किया। हैदराबाद में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमेशा से ही भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने, इसलिए सरकार देश में हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जोर दे रही है। अपने संबोधन में उन्होंने हैदराबाद के जीनोम वैली का भी जिक्र किया, जहां से दुनिया की 33% वैक्सीन बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। In ancient Sanskrit language, that means all world stays happy and free from all the diseases. It reflects India's long-standing tradition of taking care of prosperity and wellness. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने भविष्य के लिए वन हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले, इसके लिए दुनिया के देशों को एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि महामारी बैठकों का इंतजार नहीं करती, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम महामारी से निपटने के लिए तेजी से काम करें। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 3 प्राथमिकताएं तय की हैं, उन पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। प्रदर्शनी में ICMR, टीकाकरण, डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया हो रही है। बैठक के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में शोध, विकास और नवाचार पर जोर दिया जाएगा। G20 तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में लगभग 180 सदस्य, 10 आमंत्रित सदस्य और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसके साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।